हेलो एवरीवन, वेलकम टू ड्रामेटी आईएएस यूट्यूब चैनल। मैं हूं कोमल खत्री और आज के इस वीडियो में हम वीकली करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे फ्रॉम 6 to 12 अक्टूबर 2025। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। फर्स्ट न्यूज इज अबाउट पीएम सेतु स्कीम। रिसेंटली न्यू दिल्ली के विज्ञान भवन में कौशल दीक्षांत समारोह के दौरान हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी ने पीएम सेतु स्कीम को लॉन्च किया है। यहाँ पीएम सेतु का फुल फॉर्म बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दैट इज प्रधानमंत्री स्किलिंग एंड एम्प्लॉयबिलिटी ट्रांसफॉर्मेशन थ्रू अपग्रेडेड आईटीआईज। ये फुल फॉर्म आपको जरूर याद रखना है। तो पीएम सेतु क्या है? बेसिकली एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है विद एन इन्वेस्टमेंट ऑफ ₹60,000 करोड़, 60,000 करोड़ रुपए का इसमें इन्वेस्टमेंट हुआ है। यहाँ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम के बारे में जानेंगे। बेसिकली वो स्कीम्स जो कि स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों के ही द्वारा ज्वाइंटली फंडेड होती हैं, दोनों का ही पैसा लगा होता है और इसका इम्प्लीमेंटेशन स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा किया जाता है। तो ऐसी स्कीम्स को सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम कहते हैं। पीएम सेतु स्कीम के अंडर बेसिकली 1000 गवर्नमेंट आईटीआईज को ट्रांसफॉर्म किया जाएगा। 1000 गवर्नमेंट आईटीआईज को ट्रांसफॉर्म किया जाएगा इनटू मॉडर्न इंडस्ट्री अलाइंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस। और इसकी जो फंडिंग हो रही है उसे बैकिंग मिल रही है वर्ल्ड बैंक और एशियन डेवलपमेंट बैंक से भी। यहाँ पे ये स्कीम हब एंड स्पोक मॉडल को फॉलो करती है, जिसमें कि 200 आईटीआईज तो हब की तरह और 800 आईटीआईज स्पोक की तरह आपस में लिंक्ड हैं। This scheme will introduce new demand-driven courses and revamp existing ones in collaboration with industry। यानी कि इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट्स के अनुसार नए कोर्सेज लॉन्च किए जाएंगे और जो एग्जिस्टिंग कोर्सेज हैं उनको भी रिवैम्प किया जाएगा, मॉडिफाई किया जाएगा। यहाँ पे 5 नेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स को स्ट्रेंथन किया जाएगा एज सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस। कौन कौन से 5 इंस्टीट्यूट्स? जो भुवनेश्वर, चेन्नई, हैदराबाद, कानपुर और लुधियाना में लोकेटेड हैं। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट न्यूज इज अबाउट इंडियन रेडियो सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर स्टैंडर्ड। बेसिकली हमारे देश की डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ और ट्राई सर्विसेज के साथ कोलैबोरेशन में इंडियन रेडियो सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर स्टैंडर्ड 1.0 को लॉन्च किया है। यहाँ पे जानेंगे इंडियन रेडियो सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर स्टैंडर्ड के बारे में। ये बेसिकली इंडिया फर्स्ट नेशनल स्पेसिफिकेशन है जो डिफाइन करता है स्टैंडर्ड सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर फॉर सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेशियोज एंड basically it provides a standard software architecture to define how different radio systems communicate securely and efficiently। यहाँ पे आपको थोड़ा सा software defined ratio को भी समझने की जरूरत है। What is software defined ratio? So basically software defined ratio is a radio communication system that employs reconfigurable software based components for processing and conversion of digital signals। Next news is about Online National Drugs Licensing System ONDLS portal। Recently क्या हुआ है? 18 state drug control authorities across India have adopted ONDLS portal for processing drug related licenses। तो यहाँ पे ONDLS portal के बारे में जानना जरूरी है। सबसे पहले तो उसका फुल फॉर्म आपको जरूर याद रखना है। ये बेसिकली एक डिजिटल सिंगल विंडो प्लेटफॉर्म है फॉर प्रोसेसिंग वेरियस ड्रग रिलेटेड लाइसेंसिंग इन इंडिया एंड इट इज डेवलप्ड by CDAC, that is Center for Development of Advanced Computing, in coordination with Central Drugs Standard Control Organization CDSCO, Directorate General of Health Services, Ministry of Health and Family Welfare and State UT Drugs Regulatory Authorities। And it is designed to create a uniform, transparent and accountable process for drug licensing across all states and union territories in India। Basically, it handles applications for issuance of manufacturing as well as sales licenses, like those of blood banks and other certificates like market standing certificate and post approval changes, all those things। Next news is about Easter Island। New research reveals that Easter Island's Moai statues were walked upright and not dragged or rolled। यहाँ पे ईस्टर आइलैंड के बारे में जानेंगे। तो ये आपको साउथ अमेरिका का मैप दिख रहा है। यहाँ पे आपको चिली कंट्री दिख रही है। इसके वेस्टर्न साइड में ईस्टर आइलैंड सिचुएटेड। ईस्टर आइलैंड बेसिकली इट इज अ पॉलिनेशियन आइलैंड लोकेटेड इन साउथ ईस्टर्न पैसिफिक ओशियन एंड इट इज अ चिलियन टेरिटरी, यानी कि इट इज ऑक्यूपाइड बाय Chile and it is a volcanic island। This fact is very important। It is a volcanic island and it
has been declared a UNESCO World Heritage Site in 1996. And it has been named Rapa Nui Island by its earliest residents. It is one of the most isolated inhabited islands in the world. एंड यहाँ पे आपको ये भी ध्यान रखना है कि ये जो चिली से वेस्ट साइड में लोकेटेड है, तो ये कितने डिस्टेंस पे है, तो अराउंड 3500 किलोमीटर के डिस्टेंस पे ये वेस्ट साइड में लोकेटेड है. मोआई स्टैचूज के बारे में समझेंगे. दीज आर लार्ज मेगालिथिक स्टैचूज एंड इसमें क्या है, बेसिकली दे आर शेप्ड लाइक ह्यूमन हेड्स एंड इरेक्टेड ऑन स्टोन पेडल्स. और इनकी जो बनावट हुई है वो किससे हुई है, वोल्केनिक स्टोन्स से हुई है. नेक्स्ट न्यूज इज अबाउट नांगल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी. रिसेंटली यहाँ पे 100 वाइल्ड बोर्स डेड पाए गए हैं. नांगल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पंजाब में लोकेटेड है ऑन द फुट हिल्स ऑफ शिवालिक्स. और ये बेसिकली नांगल वेटलैंड का एक पार्ट है जो कि सतलज रिवर के बैंक्स पे लोकेटेड है. यहाँ पे भाखड़ा नांगल प्रोजेक्ट पाया जाता है. ये बेसिकली बहुत ही रिच बायोडाइवर्सिटी को सपोर्ट करता है और यहाँ पे इंडियन पैंगोलिन, इजिप्शियन वल्चर और लेपर्ड्स पाए जाते हैं. माइग्रेटरी बर्ड्स के लिए बहुत ही एक इम्पोर्टेंट स्टॉप ओवर है और यहाँ पे वाटरफॉल पाए जाते हैं. नेक्स्ट न्यूज इज अबाउट सुबनसिरी अपर हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट. Recently, many people protested in Arunachal Pradesh against the proposed Subansiri Upper Hydroelectric Project. इस प्रोजेक्ट के बारे में जानेंगे. ये बेसिकली एक 1800 मेगावाट रन ऑफ द रिवर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है. ये अरुणाचल प्रदेश में सुबनसिरी रिवर बेसिन में प्लान किया गया है और ये कमर्शियल ऑपरेशन में 2031 तक ही आ पाएगा. सुबनसिरी रिवर के बारे में देखते हैं. सुबनसिरी रिवर बेसिकली एक ट्रांस हिमालयन रिवर है जो कि तिब्बतन हिमालय में स्थित माउंट पोरोम से ओरिजिनेट होती है. इसे गोल्ड रिवर भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे गोल्ड डस्ट पाई जाती है. ये असम प्लेन्स में गॉर्ज के थ्रू एंटर होती है जिसका नाम है गेरुका मुख. ये ब्रह्मपुत्र रिवर की एक राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है और असम के लखीमपुर डिस्ट्रिक्ट में सुबनसिरी रिवर ब्रह्मपुत्र रिवर को ज्वाइन करती है. सुबनसिरी रिवर बेसिकली असम, अरुणाचल प्रदेश और तिब्बत ऑटोनोमस रीजन ऑफ चाइना से फ्लो करती है और इसकी जो मेन ट्रिब्यूटरीज हैं वो हैं लारो, न्याय, युमे, सारी, कमला, जियादोल, रंगनादी एंड डिक्रोम. नेक्स्ट न्यूज इज अबाउट फॉरेन करेंसी सेटलमेंट सिस्टम. Recently, Union Finance Minister launched a foreign currency settlement system at IFSC, that is International Financial Services Center in Gift City. यहाँ पे फॉरेन करेंसी सेटलमेंट सिस्टम के बारे में जानेंगे. इसे बेसिकली इस्टेब्लिश किया गया है अंडर द फ्रेमवर्क ऑफ पेमेंट्स एंड सेटलमेंट सिस्टम्स एक्ट 2007. ये एक्ट आपको ध्यान रखना बहुत जरूरी है. And it is authorized by International Financial Services Centers Authority, that is IFSCA. यहाँ पे बेसिकली क्या होगा कि जो भी फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शंस हैं बिटवीन डिफरेंट IFSC बैंकिंग यूनिट्स वो सभी लोकली सेटल डाउन किए जा सकेंगे रादर देन राउटिंग थ्रू ट्रेडिशनल कॉरस्पॉन्डिंग बैंकिंग रूट. तो जो ट्रेडिशनली हम एक बैंकिंग रूट के थ्रू जाके सेटल करते हैं उस पर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और जितने भी करेंसी ट्रांजैक्शंस हैं बिटवीन डिफरेंट IFSC बैंकिंग यूनिट्स उनको लोकली ही सेटल करने में ये सिस्टम मदद करेगा. और ये सिस्टम बेसिकली क्या करेगा, एक स्ट्रक्चर्ड फ्रेमवर्क प्रोवाइड करेगा फॉर सेटलमेंट ऑफ फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शंस and it will provide a structured framework for settlement of foreign currency transactions. यहाँ पे इनिशियली तो क्या होगा कि US डॉलर ट्रांजैक्शंस को सपोर्ट किया जाएगा और स्कोप भी रखा जाएगा कि फ्यूचर में दूसरे फॉरेन करेंसीज को भी ऐड किया जा सके. यहाँ पे इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर्स अथॉरिटी के बारे में जानेंगे. ये बेसिकली एक स्टैट्यूटरी अथॉरिटी है एंड इट हैज बीन एस्टैब्लिश्ड अंडर द इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर्स अथॉरिटी है 2019. ये एक यूनिफाइड अथॉरिटी है किसके लिए, डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन ऑफ फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स, फाइनेंशियल सर्विसेज एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस इन इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर IFSC. इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ पे लोकेटेड है, गुजरात के गांधीनगर में गिफ्ट सिटी में लोकेटेड है और इसका बेसिकली ऑब्जेक्टिव ये है टू डेवलप अ स्ट्रॉन्ग ग्लोबल कनेक्शन and focus on needs of Indian economy as well as to serve as an international financial platform for entire region.
नेक्स्ट न्यूज इज अबाउट मेरा हो चोंपा फेस्टिवल। रिसेंटली से मणिपुर में सेलिब्रेट किया गया था। ये जो फेस्टिवल है ये मेटी कैलेंडर के मेरा मंथ के 15th लूनर डे को हर साल सेलिब्रेट किया जाता है मणिपुर में। बेसिकली इसमें क्या होता है कि जो मणिपुर के टाइटुलर किंग है वो एक रिचुअल मार्च निकालते हैं जिसमें कि सारे ही ट्राइबल विलेज चीफ्स जुड़ते हैं और ये मणिपुर के रॉयल पैलेस से निकलकर कांगला तक जाती है। और इस मार्च के दौरान बहुत से रिचुअल्स फॉलो किए जाते हैं जैसे कि सेरेमोनियल फायर की लाइटनिंग होती है, एक्सचेंज ऑफ गिफ्ट्स होते हैं, डांसेस होते हैं, फीस्ट होती है। और इससे क्या होता है कि जितने भी ट्राइब्स हैं उन सब में ब्रदरहुड की जो फीलिंग है वो इनकलकेट की जाती है। ये बेसिकली मणिपुर का इकलौता ऐसा फेस्टिवल है जिसमें सारे ही वहाँ के लोकल कम्युनिटीज पार्टिसिपेट करती हैं और इसकी बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंस है मणिपुर में जो हिल और वैली रीजन्स के बीच में यूनिटी और कम्युनल हार्मनी को एस्टैब्लिश करने में। नेक्स्ट इज क्रॉन्स डिजीज। रिसेंटली रिसर्च ने ऐसा सजेस्ट किया है कि जो भी अगर लोग अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड्स को बहुत ही ज्यादा क्वांटिटी में खाते हैं तो उससे उन्हें क्रॉन्स डिजीज होने का खतरा बढ़ जाता है। यहाँ पे क्रॉन्स डिजीज के बारे में डिटेल में समझेंगे। ये बेसिकली क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज है जिससे कि टिश्यूज में डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के टिश्यूज में स्वेलिंग हो जाती है, इरिटेशन होने लगती है। और ऐसे तो ये पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम के किसी भी पार्ट को अफेक्ट कर सकता है बट मेनली ये स्मॉल इंटेस्टाइन में ज्यादा इफेक्ट करता है, ज्यादा इम्पैक्ट करता है। ये बहुत ही एक पेनफुल प्रॉब्लम है और ये कई केसेस में लाइफ थ्रेटनिंग भी हो जाती है। इसके सिम्टम्स अलग अलग लोगों में अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं। मेनली इसके सिम्टम्स हैं डायरिया, क्रैम्पिंग एंड पेन इन एब्डोमेन एंड वेट लॉस। और ये 20 से 29 ईयर के एज के ग्रुप में मेनली पाई जाती है। इसका पर्टिकुलरली कोई क्योर नहीं है, कोई इलाज नहीं है बट थेरेपीज के सहारे इसके सिम्टम्स रिड्यूस किए जा सकते हैं और इसको मैनेजेबल बनाया जा सकता है। नेक्स्ट न्यूज इज अबाउट इनकम टैक्स एपलेट ट्रिब्यूनल। रिसेंटली हमारे देश के चीफ जस्टिस ने इनकम टैक्स एपलेट ट्रिब्यूनल को प्रेज किया है उसके जस्टिस डिलीवरी सिस्टम में कंट्रीब्यूशन के लिए। यहाँ पे इनकम टैक्स एपलेट ट्रिब्यूनल के बारे में जानेंगे। ये बेसिकली एक क्वासी जुडिशियल इंस्टीट्यूशन है जिसकी स्थापना जनवरी 1941 में की गई थी और इसका स्पेशलाइजेशन होता है इन डीलिंग विद अपील्स अंडर द डायरेक्ट टैक्सेस एक्ट। 1941 में जब इसकी स्थापना की गई थी तो इसके 6 मेंबर्स थे और 3 बेंचेस थी, 1 ईच एट दिल्ली, कोलकाता एंड मुंबई। प्रेजेंटली इसकी 63 बेंचेस हैं इन 27 डिफरेंट सिटीज and it functions under the Ministry of Law and Justice. This is very important point. यहाँ पे हम क्वासी जुडिशियल इंस्टीट्यूशंस के बारे में भी समझेंगे। तो बेसिकली ये एडमिनिस्ट्रेटिव या नॉन जुडिशियल एंटिटीज होती हैं जिनके पास कोर्ट जैसी ही पावर होती है बट वो ट्रेडिशनल कोर्ट सिस्टम का पार्ट नहीं होती है। ये इंस्टीट्यूशंस लॉज को इंटरप्रेट कर सकते हैं, कुछ पर्टिकुलर डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व कर सकते हैं और बाइंडिंग डिसीजंस भी दे सकते हैं। नेक्स्ट न्यूज इज अबाउट सरोगेसी रेगुलेशन एक्ट 2021। इंडिया में सरोगेसी रेगुलेशन एक्ट 2021 के द्वारा ही रेगुलेट किया जाता है और बेसिकली ये जो एक्ट है ये कमर्शियल सरोगेसी को प्रोहिबिट करता है। इसका मोटिव ये है, इसका ऑब्जेक्टिव ये है कि इस कमर्शियल सरोगेसी के अरेंजमेंट्स में अगर किसी वुमेन का एक्सप्लॉयटेशन हो रहा हो, वो फंस रही हो तो उसे रोका जाए। इसके अंतर्गत केवल अल्ट्रुइस्टिक सरोगेसी ही परमिटेड है जिसमें कि जो सरोगेट मदर है वो चाइल्ड को कैरी कर सकती है अपने वूम में विदाउट रिसीविंग एनी मॉनेटरी बेनिफिट अदर देन मेडिकल एंड इंश्योरेंस एक्सपेंसेस। यानी कि जो सरोगेट मदर है जो किसी और कपल के चाइल्ड को अपने वूम में कैरी कर रही है वो किसी भी तरह का मॉनेटरी बेनिफिट यानी कि पैसों का फायदा, रुपयों का फायदा, फाइनेंशियल बेनिफिट नहीं ले सकती है। वो ले सकती है तो क्या ले सकती है कि प्रेगनेंसी के दौरान या डिलीवरी के दौरान उसके जो भी मेडिकल एक्सपेंसेस हो रहे हैं या इंश्योरेंस एक्सपेंसेस हो रहे हैं वो वाला मनी वो ले सकती है बट इसके अलावा और कोई मॉनेटरी बेनिफिट वो नहीं ले सकती है।
इस एक्ट के अंतर्गत जो उतने भी सरोगेसी क्लिनिक्स हैं हमारे देश में उनको रेगुलेट किया जाता है और ये इंश्योर किया जाता है कि सरोगेसी प्रोसीजर शैल नॉट बी परफॉर्म्ड और इनिशिएटेड अनलेस सर्टिफिकेट ऑफ एसेंशियलिटीज ऑब्टेन्ड बाय इंटेंडेड कपल। ये एक्ट प्रोहिबिट करता है कि कोई भी पर्सन या एंटिटी, चाहे वो सरोगेसी क्लिनिक हो, पेडियाट्रिशियन हो, गायनेकोलॉजिस्ट हो, एम्ब्रियोलॉजिस्ट हो, वो कमर्शियल सरोगेसी प्रैक्टिसेस में एंगेज नहीं कर सकते हैं। साथ ही साथ सरोगेसी पीरियड में अगर कोई अबॉर्शन किया जा रहा है जिसमें कि सरोगेट मदर का कंसेंट नहीं है, या फिर जो रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स हैं, चाहे वो पेडियाट्रिशियन हो, गायनेकोलॉजिस्ट हो या एम्ब्रियोलॉजिस्ट हो, उनकी सलाह नहीं ली जा रही, उनकी सहमति नहीं ली जा रही, तो इस तरह के सभी अबॉर्शंस को भी ये एक्ट प्रोहिबिट करता है। ये एक्ट इंश्योर करता है कि जो भी सरोगेट मदर है वो मैरिड होनी चाहिए, शादीशुदा होनी चाहिए और पहले से उनका कम से कम एक बच्चा उनका खुद का होना चाहिए। उनकी जो एज है ऑन द डेट ऑफ इम्प्लांटेशन वो 25 to 35 ईयर्स होनी चाहिए, बिकॉज इट इज कंसिडर्ड एन आइडियल एज फॉर प्रेगनेंसी एज वेल एज डिलीवरिंग द चाइल्ड। ये एक्ट इंश्योर करता है कि सरोगेट मदर शुड रिफ्रेन फ्रॉम प्रोवाइडिंग हर ओन गैमेट्स। जो सरोगेट मदर है वो अपने गैमेट्स ना दें और वो लेडी, वो वुमेन सरोगेट मदर की तरह एक से ज्यादा बार अपनी सेवाएं ना दें। यहाँ पे सरोगेसी के लिए जो कपल जा रहे हैं जिनके बेबी को सरोगेट मदर अपनी वोम में कैरी करेगी, उनके लिए भी कुछ कंडीशंस दी गई हैं। सबसे पहली कंडीशन ये है कि उनकी मैरिज को 5 इयर्स ऑलरेडी कंप्लीट हुए हुए होने चाहिए और वो इंडिया के नेशनल्स होने चाहिए अगर वो इंडिया में सरोगेसी सर्विसेज को अवेल कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये कहा गया है कि जो वाइफ होंगी उनकी एज होनी चाहिए बिटवीन 23 to 50 इयर्स एंड जो हस्बैंड होंगे उनकी एज होनी चाहिए बिटवीन 26 to 55 इयर्स। उनकी पहले से कोई जीवित संतान नहीं होनी चाहिए, चाहे वो बायोलॉजिकल चाइल्ड हो, चाहे वो अडॉप्शन से हो या सरोगेसी प्रोसीजर से हो, पहले से उनका कोई भी बेबी नहीं होना चाहिए। And the last point is very, very important. A child born out of surrogacy procedure shall be deemed to be the biological child of intended couple and shall be entitled to all the rights and privileges which are available to natural child. यानी कि सरोगेसी से जो चाइल्ड बोर्न हुआ है वो कपल के बायोलॉजिकल चाइल्ड के सारे राइट्स को अवेल कर सकता है, सारे प्रिविलेजेस को अवेल कर सकता है, उसको बायोलॉजिकल चाइल्ड की तरह ही माना जाएगा लॉ के अंतर्गत। नेक्स्ट न्यूज इज अबाउट एग्रीइंक्स प्रोग्राम। रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने इस प्रोग्राम की अनाउंसमेंट की है। इसे इम्प्लीमेंट किया जाएगा सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग सीडेक कोलकाता के द्वारा। इसमें बेसिकली क्या होगा, ये एक नेशनल प्लेटफॉर्म की तरह अपनी सर्विस देगा। किस चीज के लिए? फॉर R&D एंड टेक्नोलॉजी ट्रांसलेशन इन एग्रीकल्चर एंड एनवायरमेंटल मैनेजमेंट। इसमें बेसिकली क्या होगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, मशीन विजन और सेंसर नेटवर्क्स को इंटीग्रेट किया जाएगा, जिससे कि उन सभी सेक्टर्स में जहां पे फार्मर्स और इन सब कम्युनिटीज पे डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है, डिजिटल प्रिसिजन को बढ़ाया जा सके। यहाँ पे सीडेक यानी कि सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग के बारे में जानेंगे। It is the apex research and development wing of Ministry of Electronics and Information Technology and it was established in 1988. इसका मेन पर्पस क्या है? टू कैरी आउट रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन इलेक्ट्रॉनिक्स, IT एंड अदर एसोसिएटेड एरियाज। एंड इसका जो सेटअप हुआ था वो बेसिकली क्यों हुआ था? टू बिल्ड सुपर कंप्यूटर्स, बिकॉज उस समय पे USA से सुपर कंप्यूटर्स इंपोर्ट करना मना हो गया था और सीडेक ने इंडिया का फर्स्ट इंडिजिनसली बिल्ड सुपर कंप्यूटर परम 8000 को बिल्ड किया है 1991 में। नेक्स्ट न्यूज इज अबाउट द्रव्या पोर्टल। रिसेंटली एक न्यूज आई थी जिसमें कहा गया था कि द्रव्या पोर्टल एम्स टू कैटलॉग इंफॉर्मेशन on 100 key medicinal substances in the first phase। यहाँ पे द्रव्या पोर्टल के बारे में स्टडी करेंगे। द्रव्या का फुल फॉर्म है डिजिटाइज्ड रिट्रीवल एप्लीकेशन फॉर वर्सेटाइल यार्डस्टिक ऑफ आयुष सब्सटेंसेस। ये फुल फॉर्म आपको जरूर याद रखना है। द्रव्या पोर्टल जो है वो बेसिकली आयुर्वेदिक इंग्रेडिएंट्स एंड प्रोडक्ट्स का लार्जेस्ट कलेक्शन ऑफ डेटा है। ये एक ऐसा डेटाबेस है जो लगातार ग्रो कर रहा है, इवॉल्व कर रहा है और ये आयुर्वेदा टेक्स्ट बुक के साथ साथ कंटेम्प्रेरी साइंटिफिक लिटरेचर को भी कवर करता है।
and it is an initiative of Central Council for Research in Ayurvedic Sciences. ये बेसिकली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करता है और ये इवेंचुअली आयुष ग्रिड को अदर मिनिस्ट्री इनिशिएटिव्स जो भी मेडिसिन से रिलेटेड है उन सब के साथ इंटरलिंक करेगा. नेक्स्ट न्यूज इज अबाउट कोको आइलैंड्स. रिसेंटली म्यांमार ने इंडिया को अश्योर किया है कि बे ऑफ बंगाल में पाए जाने वाले कोको आइलैंड पे चाइना की मिलिट्री प्रेजेंस नहीं होगी. कोको आइलैंड्स के बारे में जानेंगे. ये बे ऑफ बंगाल में लोकेटेड हैं और म्यांमार के यांगोन रीजन का पार्ट है. जियोलॉजिकली कोको आइलैंड्स आर एक्सटेंडेड डिवीजन ऑफ अराकान माउंटेन्स या जिन्हें राखीन माउंटेन्स भी कहा जाता है. तो यहाँ पे अराकान माउंटेन्स की एक चेन आती है जो कि बे ऑफ बंगाल में सबमर्ज्ड आइलैंड्स के फॉर्म में आपको देखने को मिल सकती है. एंड दीज आर अ पार्ट ऑफ सेम टोपोग्राफी एज अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स ऑफ इंडिया. यहाँ पे ग्रेट कोको आइलैंड जो कि इस पूरे ग्रुप में सबसे बड़ा है साइज में, वो इंडिया के अंडमान एंड निकोबार आइलैंड से 55 किलोमीटर की दूरी पे स्थित है. नेक्स्ट टॉपिक, IUCN वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस. India has unveiled its National Red List Roadmap and Vision 2025-2030 at the IUCN World Conservation Congress 2025. यहाँ पे IUCN World Conservation Congress के बारे में जानेंगे. ये बेसिकली नेचर कंजर्वेशन एक्सपर्ट्स, लीडर्स और डिसीजन मेकर्स की पूरे वर्ल्ड में लार्जेस्ट गैदरिंग है और ये नेचर कंजर्वेशन को लेके जो भी प्रायोरिटीज हैं, क्लाइमेट चेंज को लेके जो भी पॉलिसीज बनाई जानी चाहिए उनको सेट करता है आगे आने वाले कुछ सालों के लिए. 4 साल में एक बार ये कांग्रेस का गठन होता है. कंपोनेंट्स ऑफ IUCN वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस आर फोरम, एग्जीबिशन एंड मेंबर्स असेंबली. यहाँ पे एक एक कंपोनेंट के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे. सबसे पहले फोरम के बारे में जानेंगे. Forum is basically the largest knowledge marketplace for science and innovation regarding conservation and sustainable development. Exhibition में क्या होता है, बेसिकली IUCN मेंबर्स और कमीशंस, बिजनेसेस, पार्टनर्स, एकेडमिया ये लोग मिलकर पवेलियंस, बूथ्स और इवेंट्स को होस्ट करते हैं. नेक्स्ट इज मेंबर्स असेंबली. It is basically IUCN's highest decision making body. IUCN की सबसे highest decision making body होती है ये. And in members assembly, IUCN member organizations vote on pressing conservation and sustainable development issues. और यहाँ पे voting के माध्यम से IUCN member organizations decisions लेते हैं. 2025 के IUCN कांग्रेस की थीम थी Powering Transformative Conservation. नेक्स्ट न्यूज इज अबाउट डाइथाइलिन ग्लाइकोल. रिसेंटली इंडिया के मध्य प्रदेश स्टेट में 14 बच्चों की मौत हो गई है कोल्ड ड्रिफ्ट कफ सिरप पीने से, जिसमें कि डाइथाइलिन ग्लाइकोल की मात्रा पाई जाती है. डाइथाइलिन ग्लाइकोल के बारे में स्टडी करेंगे. ये बेसिकली क्लियर, कलरलेस, ओडरलेस लिक्विड होता है और इसका केमिकल फॉर्मूला होता है C4H10O3. ये वाटर और बहुत से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में सोल्यूबल होता है और साथ ही साथ इसकी हाइग्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज होती हैं, जिससे कि क्या होता है, ये अपने आसपास के वातावरण से, इन्वायरमेंट से मॉइस्चर को, वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है और इसी वजह से ये बहुत से इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस में यूज होता है. इसे एंटी फ्रीज, ब्रेक फ्लूइड्स और सॉल्वेंट्स में यूज किया जाता है. ह्यूमन कंजम्पशन के लिए ये सूटेबल नहीं है और क्योंकि इसकी मात्रा पाई गई है कोल्ड ड्रिफ्ट सिरप में, इसी कारण से उन बच्चों की डेथ हो गई है. अगर इसे ह्यूमन बींग्स द्वारा कंज्यूम कर लिया जाता है तो उसके बहुत से दुष्प्रभाव होते हैं, जैसे कि सीवियर किडनी डैमेज या फिर किडनी इंजरी हो सकती है या फिर एनूरिया यानी कि इनेबिलिटी टू यूरिनेट और इवन डेथ भी हो सकती है. अगर डाइथाइलिन ग्लाइकोल से पॉइजनिंग हो गई है तो उसके बहुत से सिम्टम्स देखने को मिल सकते हैं, जैसे कि नोजिया, वॉमिटिंग, एब्डोमिनल पेन, लिथार्जी, इवन रीनल फेलियर. नेक्स्ट न्यूज इज अबाउट स्पार्क 4.0 इनिशिएटिव. Recently, Central Council for Research in Ayurvedic Sciences (CCRAS) under the Ministry of Ayush has announced Spark 4.0 initiative. इस इनिशिएटिव के बारे में जानेंगे. बेसिकली इसका एम है पूरे भारत के अंदर जितने भी आयुर्वेदा के अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हैं उनके अंदर साइंटिफिक क्यूरियोसिटी और रिसर्च एप्टीट्यूड को बढ़ावा देना.
It enables undergraduates to undertake short-term independent research projects guided by faculty members. This initiative aims to strengthen India's research capacity in traditional medicines and to integrate innovation with heritage. इसके अंतर्गत जो भी इंस्टीट्यूशंस होंगे उनको एंकरेज किया जाएगा जिससे कि वो 2 महीने के प्रोजेक्ट पीरियड के दौरान स्टूडेंट्स को रिसर्च फैसिलिटीज और एकेडमिक गाइडेंस प्रोवाइड करें और हर एक सेलेक्टेड स्कॉलर को जो प्रोजेक्ट है उसके सक्सेसफुल कंप्लीशन के बाद एक सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड किया जाएगा। यहाँ पे 300 बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी स्टूडेंट्स को सेलेक्ट किया जाएगा और उन्हें 50,000 रुपीस का स्टाइपेंड मिलेगा, यानी कि 2 महीनों के लिए 25,000 पर मंथ।